नमस्कार बंधुओं। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो 1885 ईस्वी के बाद जब कांग्रेस की स्थापना हो गई तो विधिवत तरीके से चलने लगा और ये 3 चरणों में पूरा हुआ। पहला चरण था जिसे उदारवादी युग के नाम से जाना जाता है, 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक। दूसरा चरण जिसको उग्रवादी युग के नाम से जाना जाता है, 1905 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। और तीसरा चरण जिसको गांधीवादी युग के नाम से जाना जाता है, 1920 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। तो आज हम इसके पहले चरण के बारे में बात करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदारवादी युग क्या था, उदारवाद की विचारधारा कौन सी थी, उदारवाद के नेता कौन से थे प्रमुख रूप से, उनके साधन क्या थे, उन्होंने किस तरीके से कार्यवाही की, उन्हें कहाँ तक सफलता मिली और उनकी आलोचना किस प्रकार से की जाती है। तो आज हम बहुत बारीकी से प्रत्येक बिंदु पर बात करेंगे। आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको लगातार हमारे वीडियो मिलते रहे। तो आज बात करते हैं उदारवादी राष्ट्रवाद के युग की, जो 1885 से 1905 ईस्वी तक। सबसे पहले हम देखेंगे कि जब हमारा राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो गया तो जो पहली विचारधारा थी जिसके माध्यम से भारतीयों ने अंग्रेजों तक अपनी समस्याओं को, अपने विचारों को, अपनी मांगों को पहुंचाने की कोशिश की, आखिर वो विचारधारा कौन सी थी? यही विचारधारा कहलाती है उदारवादी विचारधारा। अब इस उदारवादी विचारधारा में उदारवाद का तात्पर्य क्या है कि वो किसी तरीके का संघर्ष नहीं चाहते थे, अपनी बात को शांत पूर्वक संवैधानिक तरीके से प्रस्तुत करना चाहते थे अंग्रेजों के साथ, और अंग्रेजों के साथ सहयोग करके, बातचीत करके समस्याओं का निदान करवाना चाहते थे। तो आखिर देखेंगे विचारधारा क्या थी, इसमें खास बातें क्या थी। तो सबसे पहली चीज थी ब्रिटिश शासन के प्रति राजभक्ति, यानी जिन भारतीयों ने इस विचारधारा के माध्यम से राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया, वे ब्रिटिश शासन में पूर्ण विश्वास रखते थे और उसके प्रति राजभक्ति प्रदर्शित करते थे, जिससे कि उनकी बात सुनी जा सके। भूमेश चंद्र बनर्जी, जो कि पहले अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उन्होंने लिखा है कि अंग्रेजी सरकार को मेरे यहाँ बैठे हुए मेरे मित्रों की अपेक्षा अधिक गहरे और पक्के राजभक्त व्यक्ति मिलना असंभव है। इसका मतलब है कि वो जो बुद्धिजीवी वर्ग था, जो भारत के राष्ट्रवाद में विश्वास रखता था, वो अंग्रेजों के साथ सहयोग करना चाहता था और वो खुद कहते थे कि हम सबसे श्रेष्ठ राजभक्त हैं। इसी तरीके से एनी बेसेंट ने इनकी विचारधारा को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि इस काल के नेता अपने को प्रजा मानने में गौरवान्वित अनुभव करते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि 1858 ईस्वी की महारानी विक्टोरिया की घोषणा से पहले भारतीय जनता को औपनिवेशिक जनता माना जाता था, लेकिन जब ये घोषणा की गई तो उसके बाद भारत की जनता को ब्रिटिश साम्राज्य की प्रजा कहा गया, जिससे कि ये जो भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग था वो बहुत प्रसन्न हुआ। तो इसलिए उनको प्रजा कहलवाने में बहुत गौरव महसूस होता था और वो अंग्रेजों के करीब जाना चाहते थे, उनसे बात करना चाहते थे। इसके बाद इसी तरीके से दादा भाई नौरोजी लिखते हैं कि आओ हम पुरुषों की तरह बोलें और घोषणा करें कि हम पूर्ण राजभक्त हैं। तात्पर्य सीधा सा ये है कि ब्रिटिश साम्राज्य जो भी आदेश देगा उसका हम पालन करेंगे, क्योंकि हम राजभक्त हैं। राजभक्त का मतलब है शासन सत्ता के आदेशों का पालन करने वाले सबसे अनुशासित व्यक्ति।
तो कहने का मतलब है कि उदारवादी विचारधारा के अंदर जो पहली महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि ये किसी तरीके से लड़ना नहीं चाहते थे, संघर्ष नहीं करना चाहते थे, अपनी बातों को मजबूती से रखना चाहते थे कांग्रेस के माध्यम से। इसीलिए ये अंग्रेजों के आदेश का पालन करते थे और इसीलिए इनको राजभक्त की संज्ञा दी गई है। अगली बात देखें कि अब हम आगे जब बात करेंगे तो बहुत सारे नेताओं के नाम लेंगे। हम यहाँ पर ये बताना चाहते हैं आपको कि आखिर वे कौन कौन से नेता थे जिन्होंने उदारवादी विचारधारा को बढ़ाया। सबसे पहला नाम व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिनको WC बनर्जी के नाम से जाना जाता है। 1885 ईस्वी में जब कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ तो उस समय ये उसके अध्यक्ष थे। दूसरे नेता थे दादा भाई नौरोजी, जो 1886 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। फिरोज शाह मेहता, इन्होंने 1890 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्षता की। गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको कि उदारवादी विचारधारा का केंद्र बिंदु माना जाता है, और अगर नाम के युग से जाना जाए तो ये गोखले युग, इसको कहने में कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि गोखले प्रमुख नीतिकार थे उदारवादी विचारधारा के। 1905 ईस्वी में ये अध्यक्ष रहे थे। इसके बाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1895 ईस्वी में अध्यक्ष बने कांग्रेस के। बदरुद्दीन तैयब जी 1887 ईस्वी में अध्यक्ष बने थे। मोहम्मद रहमतुल्लाह 1896 ईस्वी में बने। दिनिशा वाचा 1901 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आनंद मोहन बोस 1898 ईस्वी में। रमेश चंद्र दत्त 1899 ईस्वी में, और लाल मोहन घोष 1903 ईस्वी में। तो इस तरीके से ये जो प्रमुख नेता थे उदारवादी विचारधारा के, इन्होंने इस पूरे के पूरे युग को गति प्रदान की और अपनी बातों को ब्रिटिश शासन तक पहुंचाने की कोशिश की। अब देखें कि उदारवादी विचारधारा में और क्या खास बात थी। देखें, अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास। जैसा कि अंग्रेज स्वयं को कहते थे कि हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वंशज हैं और हमारी सभ्यता और संस्कृति का मुकाबला दुनिया की कोई सभ्यता और संस्कृति नहीं कर सकती, और हम वास्तव में मानववादी लोग हैं, न्यायप्रिय लोग हैं। उनकी इन बातों को अक्षरशः स्वीकार करते थे उदारवादी नेता, और वो उनको बहुत न्यायप्रिय मानते थे। फिरोज शाह मेहता लिखते हैं कि मुझे इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है कि ब्रिटिश राजनीतिज्ञ अंत में जाकर हमारी पुकार पर अवश्य ध्यान देंगे। यानी कि जो हम बात उठा रहे हैं, जो हम बात कह रहे हैं, हमें पूरी तरीके से विश्वास है कि अंग्रेज जरूर हमारी बात को सुनेंगे, क्योंकि वो न्यायप्रिय हैं, वो लोगों का ध्यान रखते हैं। ये बात उन गई। इसी तरीके के विचार सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भी व्यक्त किए हैं। वो कहते हैं कि अंग्रेजों की न्याय, बुद्धि, दया भावना में हमारा दृढ़ विश्वास है। ब्रिटिश कॉमन सभा के प्रति हमारे हृदय में श्रद्धा है। इस वाक्य के अंदर पूरी तरीके से सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने स्पष्ट किया है कि हम अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास रखते हैं, उनकी बुद्धि कौशल में विश्वास रखते हैं, वो बड़े दयालु हैं, वो करुणा में है, उनका हृदय बहुत विशाल है, ऐसा हम अनुभव करते हैं। इसलिए हम जो उनकी कॉमन सभा है, जो ब्रिटिश संसद का निचला सदन कॉमन सभा, जिसको कि प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, वो उसमें हम पूरा विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं। इसी तरीके से रहमतुल्लाह रूपानी लिखते हैं कि अंग्रेजों से अधिक ईमानदार और शक्ति संपन्न जाति सूर्य के नीचे कोई नहीं है। अर्थात पूरे विश्व में अंग्रेज सबसे न्यायप्रिय हैं, सबसे ईमानदार हैं और शक्ति संपन्न हैं। तो इस पूरी की पूरी विचारधारा से स्पष्ट होता है कि उदारवादी लोग या भारत के जो प्रथम युग के राष्ट्रवादी लोग थे, वो अंग्रेजों की न्यायप्रियता में पूरा विश्वास रखते थे। अगली बात, विचारधारा का अगला बिंदु, ब्रिटेन के साथ संबंधों को श्रेष्ठ समझना।
भारत के उदारवादी लोग जो कि भारत की समस्याओं का निदान करवाने के लिए लगातार अंग्रेजों से संपर्क करते थे, वो ये समझते थे, वो ये कहते थे कि हमारे और अंग्रेजों के बेहतर संबंध ही समस्याओं का निदान कर सकती हैं। इसलिए हमें ब्रिटिश सरकार के साथ अच्छे संबंध बनाने हैं और सहयोग करना है। फिरोज शाह मेहता एक बार फिर से अपने विचार व्यक्त करते हैं और बताते हैं कि इंग्लैंड और भारत का संबंध इन दोनों देशों और समस्त विश्व की आने वाली पीढ़ियों के लिए वरदान होगा। कहने का मतलब फिरोज शाह मेहता ये समझ रहे थे कि इंग्लैंड का हित भी उसी में है, भारत का हित भी उसी में है और समस्त विश्व का हित भी उसी में है कि ब्रिटेन और भारत अच्छे संबंध बना करके रखें। दादा भाई नौरोजी लिखते हैं कि कांग्रेस ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने वाली संस्था नहीं है, वह तो ब्रिटिश सरकार की नींव को दृढ़ करना चाहती है। कहने का मतलब दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि कांग्रेस जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह नहीं करेगी, वो ब्रिटिश सरकार को और ज्यादा मजबूत करेगी। इसी तरीके से सर टी माधवराव बताते हैं कि कांग्रेस ब्रिटिश शासन का सर्वोच्च शिखर और ब्रिटिश जाति का कीर्ति मुकुट है। कहने का मतलब है कि जो कांग्रेस संस्था अंग्रेजों और भारतीयों ने मिलकर बनाई थी, उसमें भारतीयों का हित तो था ही, साथ ही वो ब्रिटिश शासन का सर्वोच्च शिखर उसको मानते थे। यानी कि कांग्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट and British people also, because it is the crown of the British people, Englishmen. टी माधवराव जी कहते हैं कि ये राजमुकुट की तरह है, कीर्ति मुकुट की तरह है, इसलिए भारत और ब्रिटेन की संबंध अच्छे होने चाहिए। अगली बात, अगला विचार, पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति के समर्थक। राष्ट्रवादी आंदोलनकारी जितने भी लोग थे, जिनको कि उदारवादी के नाम से जाना गया है, वे या तो वकील थे, व्यापारी थे, शिक्षक थे या साहित्यकार थे, और ये सभी लोग इंग्लैंड में पढ़े हुए थे, विदेशों में पढ़े हुए थे, जिसके कारण से ये आधुनिकतावादी विचारों को स्वीकार करते थे, मॉडर्निज्म को बढ़ावा देते थे। और उस समय जो भारत की विचारधारा चल रही थी, भारतीय लोगों की, वो कहीं ना कहीं थोड़ी संकीर्ण विचारधारा थी, जिसमें कि ये नया पढ़ा लिखा वर्ग रुचि नहीं ले रहा था, क्योंकि उनको भारतीय समाज के अंदर अंधविश्वास दिखाई दे रहे थे, कुरीतियां दिखाई दे रहे थे, भेदभाव दिखाई दे रहा था, असमानता दिखाई दे रही थी, जिसके कारण से वो भारत की इस संस्कृति से थोड़ी घृणा करने लगे थे और पाश्चात्य आधुनिक संस्कृति को बढ़ावा देने लगे थे, जिसके कारण से अंग्रेजों के और इन पढ़े लिखे भारतीयों के विचार आसानी से आपस में मिल जाते थे। तो उदारवादियों की विचारधारा में एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि वो वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा दे रहे थे और भारतीय संस्कृति को उतना बढ़ावा नहीं दे रहे थे। ये उदारवाद की विचारधारा का महत्वपूर्ण बिंदु है। अगली बात देखें, अगला विचार देखें तो ब्रिटिश सरकार का सहयोग करना। राष्ट्रवादी लोग ब्रिटिश सरकार का हर तरीके से सहयोग करना चाहते थे, क्योंकि वे जानते थे, वो कहते थे कि ब्रिटिश सरकार ही भारतीयों का भला कर सकती है, क्योंकि भारत के लोग अभी न तो स्वतंत्र होने की स्थिति में है, न सरकार बनाने की स्थिति में है, और न ही समर्थ हैं किसी भी तरीके से, न आर्थिक दृष्टि से, न सामाजिक दृष्टि से, न सांस्कृतिक दृष्टि से, न प्रशासनिक और राजनीतिक दृष्टि से। इसलिए हमें अंग्रेजों का साथ देना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए, तभी भारत का भला हो सकता है, ऐसा उनका विचार था। जे.आर. मैकलिन बताते हैं इन विचारों को कि कांग्रेस के बहुत से नेता अपने देश की बहुसंख्यक जनता की तुलना में विदेशी स्वामियों के अधिक निकट थे। कहने का मतलब ये जो पढ़ा लिखा वर्ग था, जो विदेशों से पढ़ करके आया था, जो राष्ट्रवाद की पताका को लेकर आगे बढ़ रहा था, वे
अपने देश की जनता के लोगों के मालिकाना हक को स्वीकार इतना नहीं कर रहे थे जितना कि विदेशियों के निकट थे। विदेशियों के मालिकों के साथ रहना जितना पसंद करते थे उतना वो भारतीयों के साथ रहना पसंद नहीं करते थे। इसी तरीके से आनंद मोहन बोस लिखते हैं कि शिक्षित वर्ग इंग्लैंड का शत्रु नहीं, मित्र है। इंग्लैंड के समक्ष आज जो काम है उसमें उसे भारत के पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता है और वे स्वभावतः उनकी मदद करेंगे। कहने का मतलब ये है कि आनंद मोहन बोस जी कहते थे कि भारत के पढ़े लिखे लोगों को इंग्लैंड की जरूरत है और इंग्लैंड को भारत पर शासन करने के लिए भारतीय पढ़े लिखे वर्ग की जरूरत है। इसलिए भारत का जो शिक्षित वर्ग है वो इंग्लैंड का मित्र है, शत्रु नहीं है और हम लोग पूरी तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार हैं, ऐसा आनंद मोहन बोस साहब कहते थे। कुल मिलाकर के उस समय के इन राजनीतिज्ञों के विचारों से ये ज्ञात होता है कि तत्कालीन परिस्थितियों में भारत का जो मध्यम बुद्धिजीवी वर्ग था उसने ये सोच लिया था कि हम ब्रिटेन के साथ रहकर ही, अंग्रेजों के साथ रहकर ही भारत में बेहतरी कर सकते हैं। संघर्ष करने पर और अधिक समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, इसलिए वो किसी तरीके का लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते, अपनी बातों को वैधानिक तरीके से रखना चाहते। अब आइए देखते हैं कि इन उदारवादियों की प्रमुख मांगें क्या थीं या इनके उद्देश्य क्या थे आंदोलन की, जिस आंदोलन को ये चला। एक तरफ तो वो अंग्रेजों की न्याय प्रक्रिया में विश्वास रखते थे, सहयोग करना चाहते थे, अच्छे संबंध बनाना चाहते थे, तो आखिर वो भारत के लिए क्या चाहते थे ये भी तो विचारने योग्य है कि सब कुछ वो ब्रिटेन के एक तरीके से गुलामी करना चाह रहे हैं, भारत के लिए आखिर क्या चाह रहे हैं। तो इनकी प्रमुख उद्देश्य या मांगे थी, सबसे पहला था क्रमिक सुधार करवाना। उदारवादी लोग एक साथ कोई बड़ा परिवर्तन नहीं चाहते थे क्योंकि वो जानते थे कि न तो भारतीय लोग इसके लिए तैयार हैं और न ही परिस्थितियां उपयुक्त हैं। इसलिए धीरे धीरे सुधार किया जाए जिससे कि भारत के लोगों का हित होने लगे। तो उदारवादी लोग थे, वो एक साथ कोई बड़ा परिवर्तन नहीं चाहते थे, वो धीरे धीरे सुधार, प्रशासन में धीरे सुधार चाहते थे, सामाजिक सुधार चाहते थे, आर्थिक सुधार चाहते थे और विभिन्न तरीके की बेहतरी चाहते थे धीरे धीरे। अगली बात राजनीतिक भागीदारी। अगली मांग क्या थी उनकी? राजनीतिक भागीदारी, यानी राजनीति में भारतीयों को भी शामिल किया जाए जिससे कि भारतीय विचार भी ब्रिटिश सरकार तक पहुंचे और ब्रिटिश सरकार भारतीयों के पक्ष में निर्णय ले। तो राजनीतिक भागीदारी चाहती है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट। अगली चीज स्वशासन की प्राप्ति। अब क्या है कि जो ब्रिटिश सरकार थी, जो भारत में शासन चल रहा था, वो केवल ऊपर ऊपर बड़ी बड़ी समस्याओं को तो देख रहे थे, लेकिन जो स्थानीय स्तर की समस्याएं थी वहां पर भाषा, संस्कृति और बहुत सारी चीजें थी जिनके कारण से उन लोगों की बात शासन तक नहीं पहुंच पाती थी। तो इन उदारवादी भारतीयों का कहना यह था कि उस स्तर पर भारतीयों को स्वशासन सौंपा जाए, कि हमारा खुद का शासन हो और धीरे धीरे फिर बड़े स्तर पर उसको लाया जाए। तो स्वशासन चाहती थी, सेल्फ रूल चाहती थी। अगली बात, भारत की समस्याओं का समाधान। भारत के लोगों की जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो आर्थिक समस्याएं हों, चाहे वो सामाजिक समस्याएं हों, किसी तरीके की समस्याएं हैं, वे उदारवादी उनको मांगों के रूप में सरकार के समक्ष रखें और उनका समाधान किया जाए, ऐसा उदारवादी चाहती थी। अगली बात, भारतीयों के दमन पर रोक। अंग्रेज सरकार प्रायः क्या करती थी, यदि भारतीय कोई भी आवाज उठाते थे अथवा जो टैक्स वसूली की जाती थी अथवा जो दूसरे काम किए जाते थे, उसमें भारतीयों का बहुत दमन किया जाता था, शोषण किया जाता, उनका अपमान किया जाता था, उनके ऊपर लाठी डंडों से बरसात की जाती थी, जो कि मानवीय दृष्टि से बिल्कुल भी उचित नहीं था। तो उदारवादियों की मांग थी
कि ये भारतीयों का दमन तत्काल रोका जाए। अगली बात, जनहितकारी कानूनों का निर्माण। अब चूंकि कानून निर्माण करने का अधिकार पूरी तरीके से अंग्रेजों के हाथ में है, तो वे अपनी मर्जी के मुताबिक कानून बनाएंगे भारतीयों के लिए, और वो भारतीयों के लिए कितने उपयुक्त हैं, कितना उनका हित कर पा रहे हैं, ये अंग्रेज नहीं जान पाते हैं। इसके लिए उनको भारतीय लोगों से संपर्क करना चाहिए, बात करनी चाहिए, और भारतीयों की राय लेकर के ऐसे कानून बनाने चाहिए जो भारतीयों का हित कर सकें, लोगों का भला कर सकें। इसलिए कानूनों में भी धीरे धीरे परिवर्तन होना चाहिए। अगली बात, कृषि एवं उद्योग का विकास। ये वो समय था 1875 से लेकर के और 1900 ईस्वी तक भारत में 25 साल के अंतराल में 18 बार अकाल पड़ा था, और प्लेग और मलेरिया जैसी महामारियां फैली थी, जिसमें लोगों की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि बंगाल में तो लोग कुत्ते और बिल्लियों को मारकर खा गए थे, और कुछ स्थानों पर ऐसे प्रमाण भी मिले हैं जहां पर लोग इंसान को मारकर खा गए। कहने का मतलब है, खाने के लिए भोजन की समस्या थी, लोग बीमार थे, उनके इलाज की समस्या थी, उद्योगों में उत्पादन नहीं हो पा रहा था। तो ये जो सारी समस्याएं थी, इन समस्याओं के खिलाफ उदारवादियों की मांग थी कि कृषि का विकास किया जाए, उद्योगों का विकास किया जाए, जिससे कि भारतीय लोगों का भला हो सके। अगली बात, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं न्याय में सुधार। शिक्षा में सुधार किया जाए। यद्यपि इससे पहले भी कुछ उदारवादी अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा व्यवस्था के लिए अच्छे कदम उठाए थे, चाहे वो वुड डिस्पैच हो, चाहे वो सिविल सेवाओं की शुरुआत हो, या मेयो कॉलेज की स्थापना लॉर्ड मेयो के द्वारा करवाई गई हो, या फिर 1875 में मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना हुई। ये कार्य हो चुके थे, लेकिन ये कार्य भारत जैसे विशाल देश के लिए परिपूर्ण नहीं थे, और ज्यादा जरूरत थी। इसी तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत थी। कई बार अकाल पड़ चुका था, बीमारियां फैल चुकी थी, तो और अधिक अस्पतालों की जरूरत थी, अन्य सुविधाओं की जरूरत थी। इसी तरीके से न्याय में सुधार की जरूरत थी। भारत में भारतीयों के एक चम्मच चुराने पर भी किसी व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई जा सकती थी, जबकि वही अपराध किसी यूरोपियन के द्वारा करने पर उसको माफ कर दिया जाता था। तो कहने का मतलब है कि न्यायिक व्यवस्था भी उपयुक्त नहीं थी, उसमें भी सुधार की आवश्यकता थी। तो ये कुछ मांगे थी उदारवादियों की, या उनके आंदोलन के उद्देश्य थे, जो बराबर वो अंग्रेजों के सामने रखते रहे और प्रयास करते रहे कि इन समस्याओं का निदान हो, इन मांगों को पूरा किया जाए। अब इन सभी समस्याओं के को रखने के लिए, मांगों को रखने के लिए जो तरीके अपनाए उदारवादियों ने, वो उनके तरीके अलग थे। गोपाल कृष्ण गोखले साहब स्वयं कहते थे कि हम उदारवादी इसलिए कहलाते हैं कि हमारे आंदोलन के तरीके संवैधानिक हैं, शांतिपूर्ण हैं और उदारवादी हैं। तो हम अपनी नीति से उदारवादी नहीं कहलाए, हम अपने साधनों या अपनी बात को रखने के तरीकों के कारण उदारवादी कहलाए। तो आखिर वो तरीके क्या थे? तो देखें, सबसे पहले प्रस्ताव एवं प्रतिनिधि मंडल। इनका तरीका था प्रस्ताव भेजना और प्रतिनिधि मंडल भेजना। कुछ लोगों का प्रतिनिधि मंडल बना करके उसको प्रस्ताव देना कि हमारी क्या मांगे हैं, हमारी क्या समस्याएं हैं, और वो प्रतिनिधि मंडल जाएगा और ब्रिटिश सरकार से बात करेगा और फिर समस्या के समाधान खोजने की कोशिश करेगा। तो पहला इनका ये था। दूसरा था प्रार्थना पत्र तथा स्मरण पत्र। विभिन्न समस्याओं के बारे में या कोई मांग रखने के बारे में प्रार्थना पत्र लिखते थे और स्मरण पत्र लिखते थे। जब कुछ समय गुजर जाता था और समस्या का निदान नहीं हो पाता था तो फिर स्मरण पत्र लिखे जाते थे। इसके अलावा सभाएं करना और बैठकें आयोजित करना, किसी भी मुद्दे पर बैठ कर के सभा करना, विचार विमर्श करना, बैठकें करना, उनके निर्णय बिंदु बनाना, उन बिंदुओं को सरकार के समक्ष रखना, ये सारी का। अगला था होड़ तथा सहयोग।
होड़ का मतलब है कि आपस में कंपटीशन था उदारवादियों में कि किस तरीके से कौन ज्यादा काम कर सकता है, किस तरीके से कौन ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करके नई बातें रख सकता है, और अंग्रेजों के साथ सहयोग करने का। तो यहां पर एक होड़ लगी हुई थी। होड़ लगी का मतलब था कि भारत की समस्याओं का समाधान करवाने के लिए निरंतर बड़े प्रयास किए जा रहे थे और अंग्रेजों का सहयोग किया जा रहा था, उनसे सहयोग लिया जा रहा था, लेना, ये हमारा तरीका था। अगली बात, जुलूस तथा धरना प्रदर्शन। यदि हम सरकार की किसी बात से सहमत नहीं है, उसका हम विरोध करना चाहते हैं, तो हमारे विरोध का तरीका शांतिपूर्ण होना चाहिए, अहिंसक होना चाहिए, ये हमारा तरीका है। ये उदारवादी कहते थे। तो जुलूस निकालना या धरना प्रदर्शन करना, ये उनके अंग होते थे, उनके तरीके होते थे। अगली बात, हड़ताल तथा तालाबंदी। अगर फिर भी बात नहीं बन रही है तो हड़ताल करना, तालाबंदी करना, ये उनका काम था। अगली बात थी समाचार पत्र तथा पत्रिकाएं। समाचार पत्रों के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से लेख लिखना, सरकार की नीतियों का विरोध के संबंध में अनुच्छेद लिखना, रिपोर्ट लिखना, इस तरीके से भी विरोध करने का उनका तरीका था। अगली बात, साहित्य एवं कला। उस समय जो साहित्य लिखा गया, वो साहित्य, उस साहित्य के द्वारा भी सरकार के कार्यों की आलोचना की गई। कला या चित्रों के माध्यम से सरकार के कार्यों की आलोचना की, पोस्टर के माध्यम से अपनी बात रखी गई। तो ये सारी की सारी जो बातें थी, वो उनके साधन थे या तरीके थे, जिनके माध्यम से उदारवादी अपनी विचारों को, अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखते थे और उनको समाधान के लिए प्रयास करते थे। अब देखेंगे उदारवादियों की उपलब्धियां क्या थी। आखिर इन उदारवादियों ने क्या पाया संघर्ष करके, आंदोलन करके। तो इनका देखेंगे हम कि 1892 ईस्वी का अधिनियम पारित हुआ। 1892 ईस्वी में परिषद अधिनियम पारित हुआ। यद्यपि इससे पहले भी छोटे छोटे कई अधिनियम पारित हुए थे, संस्थाएं भी बनी थी। तो ये बहुत बड़ी सफलता थी कि 1885 से लेकर के प्रयास किया गया और उदारवादियों ने इतना दबाव डाला सरकार के ऊपर कि सरकार मजबूर हो गई इस अधिनियम को पारित करने में, और जिसके आधार पर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में संवैधानिक व्यवस्था की गई कि किस तरीके से कार्य किया जाना चाहिए, परिषदें कैसे बनेंगी, कौन अध्यक्ष होगा, कितने सदस्य होंगे, कैसे काम करेंगे, कैसे समस्याओं को सुनेंगे, सारी की सारी बात की गई। तो ये बहुत अच्छी उपलब्धि थी। इसके बाद ब्रिटिश शासन की कमियों को उजागर करना। अगली जो उपलब्धि थी वो क्या थी कि ब्रिटिश शासन की कमियां विभिन्न माध्यमों से, मैंने पीछे बताया आपको, समाचार पत्रों के माध्यम से, सभाएं करके, पत्र लिख करके, तरह तरह के तरीकों से उजागर की गई कि अंग्रेज सरकार हमारे लिए क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है और क्या करना चाहिए। अगली बात, राष्ट्रीय एकता के लिए जन जागरण। उदारवादियों की सबसे बड़ी सफलता ये थी कि उन्होंने गांव-गांव में जाकर, शहर-शहर में जाकर, घूम-घूम करके राष्ट्रीय एकता को बढ़ाया, उसकी जागृति फैलाई, साहित्य लिखा गया, सभाएं की गई, पत्र लिखे गए, बैठकें की गई, उनसे जन जागृति फैली, राष्ट्रीय एकता हुई। भारतीय लोग भारत के बारे में सोचने लगे। अगली बात, भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा। भारत के लोग जो थे अब तक, वो केवल ये जानते थे कि हमारा काम खेती करना है, हमारा काम मजदूरी करना है, हमारा काम ये है, हमें और चीज से कोई मतलब नहीं। जरूरत थी पॉलिटिकल एजुकेशन की। पॉलिटिक्स क्या होती है, राजनीति क्या होती है, राजनीति में हमें क्यों भाग लेना चाहिए, राजनीति से हमारा क्या भला होगा, ये सारी की सारी बातें, अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है, इन सारी बातों को इन पढ़े लिखे लोगों ने धीरे 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 भारतीयों को बताया, समझाया, जिससे कि राजनीतिक शिक्षा प्राप्त हुई। अगली बात, आर्थिक शोषण एवं धन निष्कासन का पर्दाफाश करना। दादा भाई नौरोजी एक ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे और उन्होंने भारत के वेल्थ ड्रेन पर, धन निष्कासन पर एक पुस्तक लिखी, जिसमें विभिन्न पहलुओं पर उन्होंने विचार किया। भारत की गरीबी पर विचार किया कि भारत क्यों गरीब है, भारत के पास बहुत सारे संसाधन हैं, इसके बावजूद भी भारत गरीब है क्योंकि भारत का आर्थिक शोषण हो रहा है, भारत से धन निष्कासन हो रहा है और
भारत के लोगों में संसाधनों का समुचित वितरण नहीं है। गरीबी कैसे दूर की जा सकती? दादा भाई नौरोजी ने बहुत बड़ा काम किया, इस पर पुस्तक लिखी, अपने विचार विभिन्न मंचों पर अपने विचार रखे और ब्रिटिश सरकार के ऊपर ये दबाव बनाया कि वो भारतीय के हितों के लिए कुछ आर्थिक कदम उठाए। अगली बात, राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करना। अब देखिए, अंग्रेज सदियों से हमारे ऊपर शासन करते चले आ रहे थे, बहुत मजबूत स्थिति में थे और हम तिलमिला रहे थे, भारतीय लोग तिलमिला रहे थे किसी तरीके से उनको अपने अधिकार मिले, उनकी बेहतरी हो सके। तो एक आंदोलन करना था, एक क्रांति होनी थी, एक लंबी लड़ाई लड़नी थी और उस लंबी लड़ाई की पूरी तैयारी इन उदारवादियों ने करवाई, इन राष्ट्रवादियों ने करवाई, लोगों को बताया, लोगों को संगठित किया कि कैसे ये लड़ाई लड़ी जाएगी, कैसे क्या किया जाएगा। अगली बात, मानवीय शक्ति तथा साधन जुटाना, ह्यूमन रिसोर्स इकट्ठा किया, क्योंकि बिना मानवीय शक्ति के कुछ नहीं हो सकता था उन परिस्थितियों में। तो उन्होंने जगह जगह पर संगठन बनाए, जगह जगह पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन करवाए, जिससे पूरे भारत में जन जागरण हो सके है? और इन सबको एकजुट करिए, अनेक शहरों में संगठन बनवाए, जिससे कि आवाज उठने लगी, जिससे आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हुई। अब ये नहीं था कि केवल कलकत्ता में ही अंग्रेजों का विरोध होगा या केवल बंबई में ही होगा या केवल मद्रास में होगा, अब किसी छोटे शहर में भी हो सकता था, क्योंकि राष्ट्रवादियों ने राष्ट्रवाद की विचारधारा, उदारवाद की विचारधारा निचले स्तर तक पहुंचा दी थी और अंग्रेज सरकार की कमियां भी निचले स्तर तक पहुंचा दी थी और ये बताया था कि आपकी बेहतरी कैसे हो सकती है। तो ये थी उदारवादियों की उपलब्धियां। अब उदारवादियों की आलोचना भी की जाती है। तो उदारवादियों की आलोचना किस कारण से की जाती है? इनको राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी जाती है, पॉलिटिकल मेंडिकेंसी। बहुत सारे विद्वान ये कहते हैं कि उदारवादी तो बस याचना करते रहते थे, मांगते रहते थे, उनके पैरों में पड़े रहते थे और उनकी अतिशयोक्ति करते रहते थे, उनको प्रसन्न करते रहते थे कि कुछ मिल जाए। तो वे किसी भी रूप में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को चलाने के काबिल नहीं थे। लेकिन ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि जिस समय आप शक्तिहीन हैं, आपके पास शक्ति नहीं है और सामने वाला व्यक्ति हथियार लेकर के खड़ा है, तो उस समय अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से कहना ही उचित है। वहां पर लड़ करके अपने अस्तित्व को मिटा देना कोई बुद्धिमानी नहीं है। इसलिए आलोचना की जाती है, ये सत्य है, लेकिन ये आलोचना उतनी उचित नहीं है। अगली बात है अंग्रेजों द्वारा राजद्रोही कहना। पहले तो देखिए, अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना की और ये विधिवत आंदोलन चला, लेकिन जब ये आंदोलन चलने लगा तो अंग्रेजों ने चाल चली और फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई और अंग्रेजों ने भारतीयों को राजद्रोही कहना शुरू कर दिया। राजद्रोही इसलिए कि शासन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो इसलिए अंग्रेजों ने इनकी आलोचना की। अगली बात, फूट डालो और शासन करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाई। अंग्रेजों ने हिंदू और मुस्लिमों में फूट डाल दी। अंग्रेजों ने कहा कि हिंदू लोग कांग्रेस के माध्यम से, अपनी इस उदारवादी विचारधारा के माध्यम से मुसलमानों को अलग कर देना चाहते हैं, क्योंकि उनको डर है कि कहीं फिर से मुस्लिम राज्य स्थापित ना हो जाए। ऐसा अंग्रेजों ने प्रचार किया। दूसरे, मुसलमानों को समझाया कि ये बहुसंख्यक हिंदू हैं, ये आपको कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए आपको अंग्रेजों का साथ देना चाहिए और हम आपकी बेहतरी के लिए काम करेंगे। इसीलिए उन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज खुलवाया था और उसके बाद भी कई मुस्लिम संस्थाएं, पैट्रियोटिक संस्थाएं भी बनाई थी उन्होंने। एक 1889 ईस्वी में संस्था बनाई गई थी जिसमें अनेक मुस्लिमों को शामिल किया गया था। तो कहने का मतलब है, अंग्रेजों ने इसी समय से फूट डालो और शासन करो की नीति शुरू कर दी, तो इसलिए भी आलोचना की जाती है। अगली बात, अंग्रेजों के अनुसार दोषपूर्ण व्यवहार। अंग्रेज ये मानते थे कि राष्ट्रवादी जो व्यवहार कर रहे हैं, जो उदारवादी नेता व्यवहार कर रहे हैं, वो दोषपूर्ण है, वो सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और ये दंडनीय अपराध है, इनको रोका जाना चाहिए। लॉर्ड डफरिन
कांग्रेस को बिल्कुल भी महत्व नहीं देते थे बाद में, यद्यपि स्वयं पहले अधिवेशन के लिए उन्होंने स्वीकृति प्रदान की थी, परंतु बाद में 1888 ईस्वी में वही उसके खिलाफ हो गए और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल महत्वहीन संस्था है और इन उदारवादियों की बात को सुनना भी बेकार है। उन्होंने बाद लॉर्ड कर्जन ने तो एकदम बिल्कुल घटिया तरीका अपनाते हुए यहां तक कह दिया कि कांग्रेस एक गंदी संस्था है, ये राजद्रोही संस्था है, जिसके माध्यम से उदारवादी अपनी बात कह रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, इनको दंड मिलना चाहिए। तो इस तरीके से उदारवादियों की आलोचना की गई अंग्रेजों के द्वारा। अन्य भारतीय विद्वानों ने उनको क्या कह दिया? निरंतर चाटुकारिता की नीति। भारतीय विद्वानों ने उनको चाटुकार कह दिया कि ये तो हर समय चापलूसी करते रहते हैं। तो आप देखिए कि उदारवादियों ने उन परिस्थितियों में भारतीय लोगों की आवाज को उठाया और दुर्भाग्य से उन्हें भारतीयों की भी आलोचना सहन करनी पड़ी और अंग्रेजों की भी आलोचना सहन करनी पड़ी। लेकिन वे वास्तव में ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दूरदर्शिता से काम लिया, क्योंकि उन परिस्थितियों में केवल वही संभव था जो उन्होंने किया। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, विचार हैं जो विभिन्न लोगों ने दिए हैं, विद्वानों ने। पट्टाभी सीतारमैया लिखते हैं, हम उनको उस रुख से अधिक के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते जो उन्होंने भारतीय राजनीतिक सुधारों के मार्गदर्शक के रूप में अपनाया। वो ये कहते हैं कि भारत में सुधार संभव ही नहीं था अगर इन उदारवादियों ने आंदोलन नहीं चलाया होता। तो वे सुधारों के मार्गदर्शक हैं। हाँ, हो सकता है उनको अपनी बात कहते समय कभी झुकना पड़ा हो, उसके लिए हम उन्हें दोषी मान सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वे सम्माननीय हैं क्योंकि वे हमारे मार्गदर्शक हैं। बिपिन चंद्रा जिन्होंने कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक एक बिंदु पर बहुत ही गहराई से विचार किया है और उसके बाद अपनी पुस्तक लिखी है, वो बिल्कुल नीरछीर विवेककारी की तरह अध्ययन करने की बात बताते हैं कि 1885 से लेकर 1905 तक का काल भारतीय राष्ट्रवाद में बीज बोने का समय था और आरंभिक काल के राष्ट्रवादियों ने ये बीज गहरे और अच्छे ढंग से बोए। बिपिन चंद्रा जी क्या कहते हैं? बिपिन चंद्रा जी ये कहते हैं कि भारत को आजादी पाने के लिए एक लंबे राष्ट्रीय आंदोलन की जरूरत थी और उस राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत बेहतर तरीके से होनी चाहिए थी, जिससे कि आगे चल करके वो सफल हो सके। और बिपिन चंद्रा साहब ये मानते हैं कि आंदोलन के बीज उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से रोपे और गहरे रोपे। अगर ऐसा नहीं किया होता तो जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन चला, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, वो इतनी मजबूती से नहीं चल पाता और बहुत से अंग्रेज भी, जो अंग्रेज होते हुए भी भारत का समर्थन करने लगे थे, वो उदारवादियों की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो इस तरीके से बिपिन चंद्रा जी ने विचार अपने व्यक्त किए हैं। आपने अभी तक हमारा वीडियो देखा जिसमें हमने पूरा विचार किया है कि उदारवादी विचारधारा क्या थी, कौन से उसके प्रमुख नेता थे, कौन से उनके प्रमुख साधन थे, तरीके थे और क्या उनकी मांगें थी, किस तरीके से उन्होंने उपलब्धियां हासिल की और किस तरीके से उनकी आलोचना की जाती है, विभिन्न विद्वानों ने क्या विचार व्यक्त किए हैं, इस पर मैंने ये वीडियो आपके समक्ष रखा है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और इसी तरीके से हमारे आने वाले वीडियो देखते रहिए, आपको बहुत बेहतर जानकारी मिलेगी। पढ़ते रहिए, अध्ययन जारी रखिए। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। गुड लक, गुड बाय। अध्ययन को जारी रखिए निरंतर।